हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं हूं मोहित और इस समय मैं हूं मेरिडा मैक्सिको में। एंड ये जो सीरीज़ होगा, ये सीरीज़ हमारा बेसिकली अबाउट बर्ड टूरिज़्म को लेके होगा। बर्ड टूरिज़्म अगर बहुत लोग नहीं जानते हो तो बर्ड टूरिज़्म इज़ लाइक कि आप जब आप मतलब जब आप लोग प्रेग्नेंट होते हो तो यू मूव इनटू डिफरेंट कंट्री एंड उस कंट्री में जाके आप बेबी बॉर्न करते हो फॉर सिटीजनशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। एंड ये फॉर्मल लैंग्वेज में या फिर कॉर्पोरेट भाषा में इसको कहा जाता है जसुली जसोली। तो जसोली का मतलब हो गया आपका बर्थ राइट लॉ। ये लॉ बहुत सारे कंट्रीज़ में बहाल है, बट जो मेन कंट्रीज़ है जिनमें ये लॉ एप्लीकेबल होता है वो है यूएस, कनाडा, मैक्सिको, ब्राज़ील एंड नॉर्थ अमेरिका में ऑलमोस्ट मतलब बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, बट नॉर्थ अमेरिका में सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास है अर्जेंटीना का। बट वहाँ क्राइम मतलब क्राइम रिलेटेड नहीं है, बट अर्जेंटीना, ब्राज़ील इन सब में भी है, बट मैक्सिको इज़ द मोस्ट प्रीफर्ड ऑप्शन। एंड मैं इस समय मेरिडा में हूँ उसी वजह से। एंड ये कहानी शुरू हुआ था 10 साल पहले। तो बैक देन मैं एक मिडिल क्लास आदमी था, अभी भी हूँ। तो तब तो मैं बच्चा भी था। आई वॉज समवेयर अराउंड, मतलब मैं लगभग आपका उस समय 23-24 साल के होंगे। और शुरू से हमने कभी मतलब बचपन से ही रहा था कि क्योंकि एक जगह रहने का मतलब होता है ना आदमी का नेचर वाइज, तो मेरा नेचर भी वैसा ही है कि मुझे एक जगह में थोड़ा सफोकेशन होता है। और इंडिया में तो पहले इससे ही मतलब भाई जब से पैदा हुआ तब से इंडिया में ही है। अच्छा, मूविंग फ्रॉम दैट इन द सेकेंड पॉइंट इज़ दैट देखो, जो बाहर दूसरा कंट्री मूव करने के लिए आपके 3-4 प्रोसेस हैं। पहला तो है टूरिस्ट शॉर्ट टर्म, तो आप 3-4-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, साल भर, 6 महीना के लिए बाहर जाओ घूमने के लिए, फिर वापस अपने देश में आओ। आप उस कैटेगरी में आप नहीं काम कर सकते हो, ना कोई सेटलमेंट कर सकते हो वहाँ पे, आप मतलब परमानेंटली नहीं रह सकते हो। सो दूसरा हो गया आपका वर्क वीज़ा। अगर आप कोई कंपनी में काम करते हो और फिर वो कंपनी से फिर आपको विदेश भेजा जाता है कि भाई आप वहाँ पे जाओ, जाके हमारी कंपनी के लिए काम करो, तो ये एक दूसरा ऑप्शन है बाहर जाने का। तीसरा ऑप्शन है आपका इन्वेस्टमेंट के रूप से। अगर आपके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा का मतलब आपका लमसम 5 से लेकर 10 करोड़ है, तो आप वो पैसे को फॉरेन कंट्रीज़ में या रियल इस्टेट में हो गया, फिर उनके एक्सचेंज में हो गया, यहाँ पे इन्वेस्ट करके, निवेश करके आप इन्वेस्टमेंट बाय सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट ले सकते हो। और वो लॉन्ग टर्म है। सिटीजनशिप का मतलब क्या होगा, आपको मतलब आपके पूरा फैमिली को मतलब आप वहाँ रह सकते हो अनटिल डेथ, मतलब आप वहीं का सिटीज़न हो जाओगे एज़ पर इंडियन सिटीजन। चौथा है आपका सिटीजनशिप बाय मैरिज। तो अगर शादी करके, अगर आप वहाँ के कोई विदेश जाते हो और वहाँ के कोई लड़की से, वहाँ के कोई नेशनल से आप शादी करते हो, लड़का हो या लड़की डजंट मैटर, ऑपोजिट जेंडर से अगर आप शादी करते हो और वहाँ का नेशनलिटी अगर वो हो, तो इन दैट केस भी आपको सिटीजनशिप मिल जाता है। तो ये सारे जो प्रोसेस हमने बताया, इन सब में क्या ना, या तो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, या तो आपको मतलब फिर लड़की ढूंढो ये ढूंढो वो सब। फिर वर्क वीज़ा का तो मतलब ही नहीं है। वर्क वीज़ा में आपका 5 से 10 साल आप काम करो, उसके बाद फिर आपको ऑप्शन आता है करने के लिए। बट वर्क वीज़ा हर किसी के लिए मिलता भी नहीं है। अगर आप कोई बड़े कंपनी में काम कर रहे हो, सो ऐसा तो होता है नहीं कि सभी लोगों को बाहर भेज दें, है ना। लॉटरीज होता है कोई सारे कंपनीज़ में, तो ऐसा कई सारी चीज़ें हैं। बट जो मैंने आपको बताया, जो हम कर रहे हैं जस्ट सोली, ये दिस इज़ द सेफेस्ट एंड सरप्राइजिंगली बहुत कम लोग करते हैं। एंड इंडिया में तो ना के बराबर है, ड्यू टू मे बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, जो भी है पता नहीं। बट
इंडिया से बहुत कम लोग करते हैं ऐसा। और बहुत सारे लोग तो इलीगल रास्ते ढूंढते हैं, मतलब कोई ट्रैवल एजेंट को 50 लाख दे दिया, 1 करोड़ दे दिया, 2 करोड़ दे दिया, वहाँ पे गया, जाके पासपोर्ट अपना फाड़ के फेंक गया। सो ये सारे बहुत घटिया घटिया, मतलब बहुत रिस्की काम भी कर लेते हैं। रादर देन ये सब करने का सबसे आसान तरीका आपके पास ये भी है कि अगर आपको सिटीजनशिप भी चाहिए कोई देश का, अगर वहीं पे जाकर आपको सेटल होने का मन है, तो व्हाट यू कैन डू इज़, आप क्या कर सकते हो कि उस देश में जाके, मतलब पहले से नहीं, क्योंकि वीज़ा तो टूरिस्ट वीज़ा में इतना लंबा टाइम तो मिलता नहीं है आपको। आपको जब आप प्रेग्नेंट होते हो या आपके वाइफ प्रेग्नेंट होता है, तभी से आप डे 1 से चालू करो। और भी बेटर ऑप्शन ये है कि आप मतलब प्रेग्नेंट होने से पहले भी अगर ऐसा कुछ आपने एम किया है, तो एम के साथ साथ में अपना मैटरनिटी इंश्योरेंस करवा लें। मैटरनिटी इंश्योरेंस करने के बाद जब, क्योंकि मैटरनिटी इंश्योरेंस बहुत सारे कंपनी का कैसा होता है, 1 साल 2 साल वेटिंग पीरियड होता है। तो उसके बाद मतलब जब आप फाइनली प्रेग्नेंट होते हो, तो आपको सारा प्लान करना चाहिए कि कौन कौन सा कंट्री में हम घूम सकते हैं। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन भी चालू करूँगा, जिससे मैं सारे जितने भी प्रेग्नेंट कपल है, अगर किसी को इस तरीके से जसोली लॉ अप्लाई करके अगर सिटीजनशिप लेना है, उसके लिए मैं प्रॉपर उनको गाइड और कंसल्टेंट भी करूँगा, और उसके लिए बाकायदा हम कंसल्टेंसी फर्म खोलेंगे। ये प्लान है। बट मूविंग बैक टू द पॉइंट, वापस मुद्दे में आ जाते हैं। तो अब क्या है कि आपने मैटरनिटी इंश्योरेंस कर लिया, उसके बाद आप वेट करोगे। आप जब प्रेग्नेंट होते हो, अगर आप प्रेग्नेंट हो गए, तो उसके बाद आपको सारे प्लान करना है। पहले आपको टूरिस्ट वीज़ा सिक्योर करना है अपना। पहले तो आपको ये देखना है कि आपको कौन सा देश जाना है। जिस देश में आप जाओगे उस देश का सारे लॉ कानून ये सारा कुछ आपको पता करना है, या तो कोई एजेंट पकड़ लीजिए। बट सरप्राइजिंगली हमारे देश में अगर कोई भी ट्रैवल एजेंट को पूछोगे, इन सब के बारे में नॉलेज नहीं है। ज़्यादातर एम्बेसीज को भी नॉलेज नहीं है। बट अगर आपको सिटीजनशिप बाय बर्थ जसोली या फिर बर्थ टूरिज्म को लेके कोई भी ट्रैवल एजेंट, कोई भी एजेंट से पूछताछ करना है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कोई भी एजेंट एक्चुअली इंडिया में लोकेटेड है नहीं। सारे एजेंट बाहर ही मिलेंगे आपको, फिर वो फ्रॉड भी बहुत सारे होते हैं। तो उसी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि आई एम हैविंग द फर्स्ट एन एक्सपीरियंस, मुझे पहला एक्सपीरियंस मिल चुका है। सो आई विल बी, एंड मैं एक ट्रैवल कंसल्टेंट भी हूँ, एंड इसके पहले मतलब मेरा ट्रैवल रिलेटेड मेरा अपना बिजनेस भी है। तो अभी तो मैं फ़िलहाल मेरा बिज़नेस जो है सेल्फ ड्रिवन कार एंड बाइक रेंटल का हम काम करते हैं, वो भी ट्रैवल सेक्टर में, और होटल्स में भी हम काम करते हैं। तो इसको और एक एडिशनल कैटेगरी में डाल के हम एक नया स्टार्टअप खोलेंगे, जिसमें हम सारे कपल्स को हम ये जो बर्थ सिटीजनशिप है, या फिर आपका जसोली या फिर बर्थ टूरिज्म है, इनके लेके हम उनको गाइडेंस और कंसल्ट करेंगे। ऑब्वियसली फॉर ए फीस, कुछ फीस लेंगे उसी के बाद। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो क्या है कि आपने मैटरनिटी इंश्योरेंस सिक्योर कर लिया, उसके बाद आपने अपना R&D कर लिया, रिसर्च कर लिया कि आपको कौन सा कंट्री में जाना है, उस कंट्री का क्या लॉ है, वहाँ पे जसोली एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है। देखो, हर एक कंट्री का 2 लॉ होता है, जसोली और जस सैंग्विनिस। जसोली का मतलब क्या है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ माँ या बाप, चाहे कोई सा भी देश से हो, अगर माँ पाकिस्तान से हो, बाप इंडिया से हो, माँ अफ़गानिस्तान से हो, बाप इंडिया से हो, माँ पाकिस्तान से हो, बाप नॉर्वे से हो, कहीं से भी, कोई सा भी देश से माँ बाप 2 अलग अलग देश से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप दोनों आके उस कंट्री में अगर आपने बर्थ दिया, जो भी कंट्री में जो जहाँ पे जसोली एप्लीकेबल होता है, तो वो जो बच्चा होता है, बॉर्न होते ही ऑटोमेटिकली उनको सिटीजनशिप मिल जाता है। बहुत आसान प्रोसेस है, पेपर वर्क थोड़ा लगता है, बट प्रोसेस बहुत आसान है। इसके अलावा दूसरा लॉ है वो जस सैंग्विनीज लॉ। जस सैंग्विनी में क्या है कि माँ या बाप को दोनों में से किसी एक को वहाँ का सिटीजन होना पड़ेगा। जिस कंट्री में आप बेबी बॉर्न करोगे, वहाँ का सिटीजन, अगर वहाँ का सिटीजन हो, तभी आपको बच्चे को सिटीजनशिप मिलेगा। तो ये दो लॉ है, जस सैंग्विनिस और जसोली। तो हम जो भी बात करेंगे जसोली को लेके करेंगे और उसी को अप्लाई करेंगे।
तो अभी आपने ये देख लिया कि कौन सा कंट्री में आपको जसोली का लॉ एप्लीकेबल होता है। आपने कंट्री चॉइस किया, सिलेक्ट किया, उसके बाद उस कंट्री का पहले तो आप टूरिस्ट वीज़ा सिलेक्ट करिए। हाँ, इन सबसे पहले क्या है कि ऐसा नहीं कि आपको मतलब 6 महीने 7 महीने पहले ही टूरिस्ट वीज़ा सिक्योर करो, ऐसा नहीं है। आपको उस कंट्री के लिए मूव होना पड़ेगा 28 वीक को। 28 जब आपकी वाइफ 28 वीक्स या 30 वीक्स के प्रेग्नेंट के बीच में हो, उस टाइम में आपको अपने देश से निकल के उस वाले देश पे जो टारगेट आपके देश है वहाँ पे आपको ये होना है, शिफ्ट होना है। और ये हमारे लैंडलॉर्ड है अभी गया। तो क्या है कि जब आप मतलब अगर जैसे पहले जैसे प्रेग्नेंट होते ही अगर आप पहले ले लिया, समझ लो कि पहला वीक में ले लिया, दूसरा वीक में ले लिया, फिर होना कुछ नहीं है आपको। मतलब अगर आपने टूरिस्ट वीज़ा ले भी लिया, ठीक है, कोई आपको 2 महीने का ले लिया, 2 महीने में आपको वापस जाना पड़ेगा, आपको कोई काम होएगा ही नहीं, ठीक है। तो मेक श्योर कि डिलीवरी से कम 1.5-2 महीना पहले ही आप अपने देश से निकलो और उसी पीरियड के लिए आपको वीज़ा सिक्योर करना है। सो ये हमारे मकान मालिक है। और उसके अलावा भी देखना है कि जो भी आपका पैकेजिंग वगैरह है किस तरीके से हम जब मूव किए, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। अगर आपके पास पैसा बहुत है तो आप मतलब कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, उसका तो कुछ ये नहीं है। बट ये मैसेज उनके लिए होते हैं जो स्ट्रिक्ट बजट में ये सब करो, क्योंकि देखो नॉर्मली कैसा होता है कि आपको 2-3-4 महीना फॉरेन कंट्रीज़ में रहने के लिए आपके पास पैसे भी बहुत होना पड़ेगा। एक सेकंड ना, तो आपके पास पैसे ही बहुत होना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा आपको आपको अगर नौकरी कर रहे हो तो आपको नौकरी से फिर मतलब लीव लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको फाइनेंशियली थोड़ा सा मतलब इसको फिजिबल बनाना पड़ता है। कैसे बनाओगे इसका अब जैसे जो भी कंट्री आप सिलेक्ट करोगे इसमें ये ध्यान रखना, क्योंकि अब जब आपके वाइफ जब 28 या 30 वीक में ट्रैवल करेंगे तो उनको हमेशा प्रेफर करो बिज़नेस क्लास या फिर ये मैं रेकमेंड करता हूँ बिज़नेस क्लास, और यही होना चाहिए बिज़नेस क्लास या फिर फर्स्ट क्लास में आपका एक टिकट होना चाहिए आपके वाइफ के, ठीक है। क्योंकि मतलब समझ लो कि मैं मैक्सिको आया हूँ, मेरे को 40 घंटे लगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ए प्रेग्नेंट लेडी टू सिट मतलब वो इकोनॉमी में बैठ के 40 घंटा बिताए रहे, ठीक है। अगर आपके पास बिल्कुल पैसा के शॉर्टेज है तो आप इकोनॉमी भी कर सकते हो, बट उसमें क्या है कि पहले से आपको थोड़ा प्रैक्टिस होना पड़ेगा कि मतलब बैठे बैठे रहने का, और समझ लो कि हर एक 2-3 घंटे बाद आपको टहलना है फ्लाइट के अंदर। कई बार फ्लाइट में टर्बुलेंस आता है तो टहलना मुश्किल हो जाएगा, बट मतलब वो रिस्की है, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। बट फाइनेंशियली अगर नहीं हो तो दूसरा उसमें एक क्या प्रोसेस है कि अगर आपने इकोनॉमी बुक भी किया है ना, तो उसके बाद क्या करेगा आपको, आप जाके एयरपोर्ट में या फिर फ़्लाइट में, ठीक है, जब आप एयरपोर्ट पहुंचोगे चेक इन के लिए, तो एयरपोर्ट में आप बोल सकते हो कि भाई मेरा वाइफ प्रेग्नेंट है तो काइंडली मेरा टिकट को अपग्रेड कर दीजिए, जैसे कि मैंने किया था। या फिर आप अगर आपको कई बार वहाँ पे मना कर देंगे कि नहीं यहाँ से नहीं करेंगे आप, ये पॉसिबल होगा नहीं, तो आप जाके फ़्लाइट में जब चलोगे तो फ़्लाइट में आप बोल सकते हो कि ये ऐसा ऐसा है, अगर अपने पास बिज़नेस क्लास या फर्स्ट क्लास का टिकट खाली है आप इनको प्लीज़ एकोमोडेट करिए। कई बार वो फ्री ऑफ चार्ज कर देते हैं बहुत बारी, और कई बार वो कुछ पैसे लेते हैं, लेकिन जितना ओरिजिनल टिकट का प्राइस है उससे बहुत कम लेते हैं, मतलब कुछ 20-25% लेते हैं। बट इन सब से ना जाके हेल्थ का ध्यान रखते हुए आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप शुरू से ही फर्स्ट क्लास ना से ही बिज़नेस क्लास का टिकट आप काट के रख सकते हो। अगर पहले काटोगे तो स्वास्थ्य थोड़ा सस्ता और पड़ेगा। बुकिंग के लिए हमेशा यूज़ कीजिए स्काई स्कैनर, या कोई भी अपना वेबसाइट जो है आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको सस्ता टिकट चाहिए तो हमें कांटेक्ट कर सकते हो, मेल कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। और अगर पूरा गाइड चाहिए आपको, पूरा कंसल्ट मतलब सारा A to Z, इंडिया से निकलने से लेके हॉस्पिटल सेलेक्ट करने से लेके डिलीवरी तक सारा कुछ चाहिए तो A to Z सारा कुछ हम हैंडल करेंगे। अगर वैसा भी चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा जब आपने ये सारा सिक्योर कर लिया, वीज़ा सिक्योर कर लिया, ठीक है, और
28 से 30 वीक में अगर आप मूवमेंट करोगे तो इसमें और एक एयरलाइन का फिट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट होता है जो आपका मैटरनिटी डॉक्टर देंगे। जिस भी डॉक्टर को आप कंसल्ट कर रहे हो इंडिया में प्रेगनेंसी रिलेटेड, तो उन डॉक्टर को आपको बोलना है कि मैं ट्रैवल करूँ। उनको ये मत बोलिए कि हम वहाँ पे जाके कुछ करने वाले, ये सब किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको नॉर्मली बस बोलना है कि मैं बाहर जा रहा हूँ घूमने के लिए। और उसका जब प्रेगनेंसी के समय आप बाहर घूमने जाते हो उसको हम बोलते हैं बेबी मून। तो कभी भी टूरिस्ट वीज़ा भी लेने के समय आपको ये नहीं बोलना है कि हम वहाँ पे जाके बच्चे पैदा करेंगे और सिटीजनशिप लेंगे, नहीं। आपको बोलना है कि हम बेबी मून के लिए जा रहे हैं। बेबी मून जो है वो हनीमून जैसा ही है। बेबी मून क्या होता है कि बच्चे पैदा होने डिलीवरी से पहले थोड़ा स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए कपल ऑफन बेबी मून लेते हैं। उसमें मतलब बहुत सारे पैकेज होता है। तो आपको यही बोलना है, जब आप टूरिस्ट वीज़ा भी लोगे तो बोलना है कि हम बेबी मून के लिए जा रहे हैं। और अगर आपको टूरिस्ट वीज़ा ना लेके, अगर आपको टूरिस्ट वीज़ा के अलावा अगर आपको दूसरा और की कोई प्रोसेस में मेंशन करना है, जैसे कहीं भी ट्रैवल में हो, कहीं भी डॉक्टर्स को भी बोलना है तो बेबी मून ही बोलना। तो डॉक्टर्स को बोलोगे कि मैं बेबी मून के लिए जा रहा हूँ, तो डॉक्टर्स को आप मांगो फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट। फिट टू फ्लाई ये होता है कि जब भी कोई प्रेग्नेंट लेडी 28 से लेके 32-33 वीक तक अगर कोई फ़्लाइट में ट्रैवल करते हैं, तो हर एयरलाइन के पॉलिसी अलग अलग होता है, लेकिन ऑलमोस्ट सभी एयरलाइन को फ़िट टू फ्लाई चाहिए। हमने फ़िट टू फ्लाई ले लिया था, बट हमारे से किसी ने मांगा नहीं, बट ज़रूरी है फ़िट टू फ्लाई ले लो आप। और उसके साथ साथ में अगर आपके साथ में पहले कोई बच्चा ट्रैवल कर रहा है तो आपको अपना उस स्कूल से आपको कई बार मांग लेते हैं, तो स्कूल से आपको एक ये भी लेटर भी लिखवाना पड़ता है। कुछ भी बहाना दे के 3-4 महीने का लॉन्ग लीव का आपको स्कूल से छुट्टी भी लेना है, कोई मेडिकल ग्राउंड्स बता के। कई बारी बहुत सारे कंट्रीज मांग लेते हैं। तो उसके अलावा वीज़ा के लिए आपको ITR का ज़रूरत पड़ सकता है। फिर बैंक स्टेटमेंट्स, ITR बैंक स्टेटमेंट में डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट कंट्रीज 5 से 10 लाख हो तो ज़्यादा बेटर है। और हमने ये सारा कुछ एट ऑल टाइम्स रेडी रखा था, अभी भी हमारे पास रेडी है, बट हमें किसी ने पूछा नहीं, ना इमिग्रेशन ने पूछा, किसी ने कुछ नहीं पूछा। और प्रेग्नेंट वाइफ के साथ अगर ट्रैवल करते हो तो एडवांटेज भी है, कई बार आपको क्यू बहुत सारा लगता है, तो क्यू अगर हमें आपको जाने नहीं मिलता है तो इन दैट वे थोड़ा सा सॉल्व होता है। इसके अलावा अपना मेडिसिन देखो, बाहर जो है मेडिसिन बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो मेडिसिन भी आपको कैरी करना होता है। हमने तो बहुत सारे कोविड रिलेटेड मेडिसिन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, फिर डोलो 650 हो गया, फिर वाइफ का प्रेगनेंसी रिलेटेड जितने ही मेडिसिन है हमने एक्सेस लिया है। समझ लो कि 5x लिया, अगर हमें एक स्ट्रिप का ज़रूरत है हमने 5 स्ट्रिप लिया है। फिर लीवर का, फिर वॉमिटिंग का, ये सब का हमने वॉमिटिंग का तो लिया नहीं, लेकिन किसी किसी को ज़रूरत तो ले सकते हो। हमने अपने बेटे के लिए, जो 6 साल के बेटे के साथ हमने ट्रैवल किया, तो उनके लिए हमने सारा कुछ डॉक्टर से लिखवा के, और जो भी आप दवाई कैरी करोगे उसको डॉक्टर से लिखवा लेना कि हम लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं, और जो जो दवाई हम लेंगे आप लॉन्ग पीरियड्स के लिए मेंशन कर देना। तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स है, ये सब लेके वीज़ा सिक्योर करिए। उसके बाद फ़्लाइट में जैसा मैंने बताया ये सब लेके अब अपना उस देश में एंटर करिए। एंटर करने के बाद आपको फिर अपना रिसर्च करिए, R&D करिए, और वहाँ का जो बेस्ट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, तो ये सारे में अप्रोच करके फिर बाकी का स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हो। आज का वीडियो में इतना ही बताएंगे। आगे का वीडियो में हमको बताएंगे कि नेक्स्ट एपिसोड जो हो उसमें हम बताएंगे कि इंडिया से हमने क्या क्या प्रिपरेशन किया था, कुछ स्क्रीन ग्रैब्स, छोटे छोटे क्लिप्स जो हमने उस समय प्रिपेयर किया था वो सारे आपको बताएंगे। जैसे कि हमने जब यहाँ से निकले, जब हम इंडिया से निकले थे, तो हमारा लास्ट मिनट में प्लान बना था। इनिशियली क्या है कि हमने मुझे ये जस्ट वैली के बारे में, या फिर ये जो बर्ड फ्लाई सिटीजनशिप है, या फिर बर्ड टूरिज़्म है, इसके बारे में मुझे 23-24 साल से ही पता था, और मैं तब से ही बहुत R&D कर चुका था, तो मुझे तो हर चीज़ पता था। पहला बच्चा जब हुआ था वो हम इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि मेरे पापा का उस समय देहांत हुआ था, एंड कई सारी जिम्मेदारी थी घर के, और सभी लोग में साथ में होना चाहिए था, तो उस समय हमने वो स्किप किया था।
और उसके बाद तो हमने ये प्लान किया था कि हम कोई दूसरा बच्चा लेंगे ही नहीं, क्योंकि बच्चा तो यार पैदा कर सकते हो, लेकिन फिर आपको ये भी होता है कि उनको इकोनॉमिकली फिर उनको सारे सुख सुविधा आप दे सको, तभी तो आप माँ बाप अच्छे कहलाओगे। नहीं तो फिर आप 10 15 20 25 कुछ भी दे सकते हो। इसीलिए हमने सोचा कि हम दूसरा बच्चे हम करेंगे नहीं, एक ही विल बी रिमेनिंग सिंगल चाइल्ड पेरेंट। बट फिर ना चाहते हुए भी दूसरा बच्चे हमारा अभी ये 2022 जनवरी में है, पता चला कि वाइफ प्रेग्नेंट है। तो उस समय हमने क्या किया कि हमने तुरंत सोचा कि चलो आप वैसा कर लेते हैं जैसा हमने 10 साल पहले से हमने R&D कर रखा है। तो अभी वो लॉ अप्लाई करने की बात है। बट ड्यू टू कोविड, उस समय कोविड के वजह से जो भी हमें कंट्री चाहिए था, कोई भी कंट्री का मेरे को वीज़ा नहीं मिल रहा था। ऑलमोस्ट सारे कंसुलेट ऑफिस जो है बंद था, ऑलमोस्ट सारे ऑफिस बंद था, मोस्ट ऑफ द ऑफिस वर क्लोज्ड। और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक आते आते हमने सब बंद कर दिया, मतलब हमने प्लान ड्रॉप कर दिया कि नहीं हो सकता क्योंकि वीज़ा नहीं मिल रहा था। फिर हमें पता चला कि कुछ लूप होल्स पता चला है। तो देखो लाइफ जो होता है, एक तो लाइफ आपके लिए इजी पता कब होता है, जब आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा हो, या फिर आपके पास पावर, दूसरा पावर, अगर आपके पास पैसे हो या पैसे ना हो तो पावर हो। अगर पैसे और पावर दोनों हो और बढ़िया है। लेकिन इन सब के अलावा भी बिना कुछ होते हुए भी अपना बादशाह बन सकते हो। वो है कि देखो हमारे सिस्टम में कैसा है, चाहे कोई भी देश हो, कोई भी कंट्री हो, कोई भी देश हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल कॉलेज, कंपनी, ऑफिस, जॉब, घर, कहीं भी हो ना, जुगाड़ होता है और लूप होल्स तो होता ही है। इस लूप होल, अगर आपके पास पावर नहीं है, पैसा नहीं है, तो आपको वो लूप होल्स को खोजना है, आपको तो अपना ब्रेन लगाना है। लेकिन ये वही कर सकता है कि देखो, वो हमारा पापा एक कहावत हमेशा कहते थे कि सोता हुआ सियार है ना, क्या एसएमएस में फ्रेज था ना, सोता हुआ सियार कभी हाथ नहीं पकड़ सकता है। मतलब कोई जानवर अगर सोता रहेगा तो उसको अपना मतलब उसमें दूसरा खाने वाला चीज़ कहाँ से लेंगे। तो आपको हमेशा जागते रहना पड़ेगा। और सारी चीज़ें पता है। अब देखो मुझे पता है, अभी मेरा उम्र है 34 साल। 10 साल पहले मेरा उम्र 23-24 साल का था। तो मुझे 23-24 साल में मुझे ये चीज़ पता है जो आज के डेट में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। ट्रैवल एजेंट को भी नहीं पता, बड़े बड़े ट्रैवल एजेंट को पूछ लो, आप भूल जाओगे। मेरे पास एम्बेसी का भी मेल है, यहाँ तक कि एम्बेसी को भी नहीं पता है, जो कि एक 23-24 साल के लड़के को 10 साल पहले पता था ये सब के बारे में। तो आपको मतलब पढ़ाई में ब्रिलियंट नहीं, आपको मतलब ज़िंदगी जीने में ब्रिलियंट होना पड़ेगा। ज़िंदगी जीना, पढ़ाई करना, दोनों में फ़र्क है। चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो वही है कि मुझे 10 साल पहले से पता था। तो पता था, लेकिन पता होने के बाद फिर वो हुआ नहीं, क्योंकि उस समय वीज़ा वैसा तो मैंने छोड़ दिया। हमेशा है ना फ्लो के साथ जाना चाहिए। जब भी आप कोई काम करते हो तो कैसा होता है कि ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। जो नेचर है उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। जैसा हमने बोला कि हम दूसरा बच्चा तो चाह ही नहीं रहते हैं, बट नेचर मतलब हो गया, नेचर ने दिया तो उसको वेलकम करो। सिमिलरली हमने 10 साल पहले प्लान किया, पहला बच्चा होने के समय पापा का देहांत हो गया था। हमने ज़बरदस्ती नहीं किया, हम चाहे तो उस समय भी कर सकते, लेकिन हम नेचर के खिलाफ़ नहीं किया। तो सिमिलरली अभी इस बार हुआ, हमें पहले वीज़ा नहीं मिल रहा था, हमने प्लान ड्रॉप कर दिया था, हम नेचर के खिलाफ़ नहीं किया। लेकिन फिर बाद में वो एक फाइटिंग स्पिरिट होता है ना कि चलो नहीं हुआ, फिर हम ढूंढने लगे, लूप होल्स ढूंढने लगे। लूप होल्स ढूंढते ढूंढते हमें एक लूप होल मिल गया। हमें जाना था मैक्सिको, और मैक्सिको का वीज़ा वैसा मिल नहीं रहा था। अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रहा है, और हर रोज़ मतलब अपॉइंटमेंट के लिए लोग तरसे रहते हैं। लेकिन इसका सबसे छोटा लूप होल ये है कि मैक्सिको के लिए आप यूके का वीज़ा अप्लाई करिए। यूके का वीज़ा अगर आपके पास है तो आप बहुत सारा कंट्री ट्रैवल कर सकते हो, जिनमें मैक्सिको, सिंगापुर जैसा देश भी है। तो मैंने यूके का वीज़ा ले लिया, और उसके बाद मैंने यूके में बोला कि मैं 10 दिन के लिए यूके आना चाहता हूँ बेबी मून के लिए, और मुझे वीज़ा चाहिए। तो हमें सबको 5 दिन के अंदर यूके का वीज़ा अप्लाई करके 5 दिन के अंदर यूके का वीज़ा मिल भी गया एक्सप्रेस एंट्री में।
उसके लिए स्पेशल फ़ीस होता है 25,000। अगर 25,000 रुपये देते हो तो आपको 5 दिन में वीज़ा मिलता है। अगर 1 लाख रुपये देते हो तो 1 दिन में वीज़ा, 24 घंटे के अंदर यूके का वीज़ा मिलता है, टूरिस्ट वीज़ा। और ये डिपेंडेंट वीज़ा बहुत सारे वीज़ाज़ के लिए भी एप्लीकेबल होता है। तो जैसे हमें यूके का वीज़ा मिला, फिर हमने मैक्सिको, पहले भी यूके का वीज़ा लेने से पहले हमने क्या किया, मैक्सिको में कांटेक्ट किया। बिना, हमने पहले ना कोई टिकट किया, हमने कुछ भी नहीं किया। पहले हमने मैक्सिको एम्बेसी को फ़ोन किया, लगातार किया, बार बार किया, क्योंकि अनरिस्पॉन्सिव बहुत है वो लोग, फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन 2 हफ्ता कोशिश करने के बाद उन्होंने फ़ोन उठाया, एक बार कंफर्म कर दिया कि हाँ ऐसा कर सकते हो, ये हो सकता है। लेकिन फिर उसके बाद में हमने 4-5 अलग अलग लोगों से अलग अलग कॉल पे कंफर्मेशन लिया। उसके बाद मैंने मैक्सिको एम्बेसी को मेल किया, मेल में कंफर्मेशन लिया। फिर उसके बाद 4-5 एयरलाइन को अलग अलग से कॉल किया, उन सब लोगों से कंफर्मेशन लिया, ताकि जर्नी में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि समझ रहे हो ना, अब 28-30 वीक में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ना, यू कांट अफोर्ड टू हैव एनी, मतलब देखो, निगेटिविटी का अगर बात करें, बहुत कुछ हो सकता है। आप डिपोर्ट हो सकते हो, आपको एयरपोर्ट से वापस भेज सकते हैं, ठीक है, मतलब बहुत कुछ हो सकता है कि जहाँ कि आप मुंह के बल गिर सकते हो, आपका पूरा प्लान चौपट हो सकता है। तो हमने ऐसा कोई चांसेस नहीं लिया। हमारे पास बैकअप एक नहीं, 2 बैकअप एग्जिट प्लान था। और सब कुछ करा के हमने फाइनली 10 जुलाई को, 1 जुलाई को हमने टिकट्स बुक किया, और हम 10 जुलाई को मैक्सिको आए। और आज है मेरे ख्याल से 14, आज कितना है, आज अप्रॉक्सीमेटली शायद 15 जुलाई होगा जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आज 15 जुलाई है, और 15 जुलाई में मेरिटा पे है, पुल साइड के बगल में है। ये आपको एक थोड़ा घर का टूर देता हूँ। बाकी जो नेक्स्ट एपिसोड्स आने वाला है, ये सारे एपिसोड्स में आपको हम बताने वाले हैं कि इंडिया से हमने क्या क्या प्रिपरेशन किया, कैसे क्या किया, वो सारे वीडियो। और यहाँ पे आगे का प्रोसेस जो होगा, जैसे कि डॉक्टर्स के जो विजिट होंगे या फिर बेबी डिलीवरी जो होंगे, तो उन सब का। ये मेरा लैंडलॉर्ड का स्कूटी है, और ये है सड़क। सो मैं इस समय मैं जो इसमें हूँ, जो भी जो के जो सिटी में हूँ, वो एक्चुअली मैंने सिलेक्ट इसलिए किया, वो थोड़ा मतलब छोटा सिटी है, बट यहाँ पे क्या है ना, पॉपुलेशन बहुत कम है। कोविड का भी थोड़ा ख्याल रखना था, तो यहाँ पे सही है। होटल भी हमें हॉस्पिटल भी हमें अच्छा मिला है। एंड बेबी बॉर्न होने के बाद का जो प्रोसेस है, पेपर का फॉर्मेलिटी है, तो उसमें काफ़ी आसान होंगे। क्योंकि अगर आप बड़े सिटी में रहते हो ना, तो वहाँ पे पासपोर्ट अप्लाई करने में, फिर क्योंकि हमें तुरंत बेबी बॉर्न होने के बाद हमें तुरंत बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगा यहाँ का मैक्सिकन। उसके बाद फिर हमें बेबी का पासपोर्ट एक दिन में मिलेगा, 24 घंटे में। एंड उसके बाद हम उस पासपोर्ट से अपना PR वगैरह अप्लाई करेंगे। तो इन सब के लिए अप्रोक्सीमेटली 15-20 दिन का टाइम लगेगा। बट अगर मैं बड़े सिटी में रहता हूँ, तो वहाँ पर हमें 2-3 महीने का वेटिंग है अपॉइंटमेंट का, क्योंकि बड़े सिटी है, बड़े लोग हैं, सब लोग हैं, तो वैसा ही है। मून तो वही है। और यहाँ का जो टाइम जोन है वो 12 घंटा पीछे चलता है इंडिया से। अगर इंडिया में अभी हमारे यहाँ पे सुबह है, तो इंडिया में अभी ऑलमोस्ट शाम होने वाला है, तो ऐसा 12 घंटे पीछे है। तो यही है। ये पूरा हमारा जो चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करिएगा और इसको फॉलो करिए। सारे वीडियो मैं यहाँ से जो पोस्ट करने वाला हूँ, मैं सारे स्टेप बाय स्टेप हर जगह कैमरा ले जाके दिखाऊंगा कि कैसे क्या होता है, किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं। एंड हॉस्पिटल्स में, फिर अल्ट्रासाउंड में, सारा चीज़ें में हम बताएंगे आपको कि कैसे कैसे क्या होता है। इंडिया में तो वैसे जेंडर बताए नहीं जाते हैं जब आप अल्ट्रासाउंड करते हो। तो यहाँ पे जब हम आके अभी कल को हमने हॉस्पिटल विज़िट किया था, तो उसमें हमने सारे रूम वगैरह बुक कर लिया डिलीवरी डेट के लिए, जो कि सितंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में होंगे। तो हमने पहले से प्री पेमेंट करके सारा कुछ कंफर्म कर लिया है। और फिर जैसे अल्ट्रासाउंड वहाँ पे किया, तो उन्होंने हमें बेबी का जेंडर ही बताया। अभी तो रिवील नहीं करते हैं,
बट यहाँ बताया भी जाता है आपको, बट हमें कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं था। तो एवरीथिंग इज़ वेलकम। मैं जैसे कि मैं नेचर को रेस्पेक्ट करता हूँ, तो लड़का हो या लड़की, ऑलवेज इट वॉज ऑलवेज वेलकम। इसमें कोई पर्सपेक्टिव अपना था नहीं कि हमें यही चाहिए वही चाहिए वैसा। तो ये सब गंदी सोच है। हाँ, थोड़ा हिंदी का एक्सेंट गलत है क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि ये पूरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है, ये पूरा सीरीज़ जो है, मैं इसका सोच रहा हूँ कि 3 चैनल बना के डालूँ या फिर एक ही चैनल में अलग अलग लैंग्वेज में डालूँ, ये मैं सोच रहा हूँ। कल हमने इंग्लिश वाला रिकॉर्ड किया, अभी आज मैं हिंदी का रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और वही है। आगे आगे अभी नेक्स्ट एपिसोड से हम आपको वहाँ का सारा रिकॉर्ड्स दिखाएंगे, कैसे कैसे वहाँ के छोटे छोटे क्लिप्स हमने बनाए थे, कैसे कैसे क्या किए थे। और निकलने से पहले हमें बहुत सारा हार्डशिप्स भी आए थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें हुए थे, जैसे कि हेल्थ इश्यूज हुए थे। हमने चेकअप भी, कई सारा चेकअप वगैरह करवाए थे। तो वही सारा बहुत सारे इश्यूज हुआ था, सॉर्ट आउट हमने, लकीली सब कुछ हो गया था। यहाँ तक कि आप ये मानोगे कि जिस दिन मैं आया ना, मैं जिस दिन दिल्ली से निकला, उस दिन भी मुझे कोविड था और कोविड रिलेटेड लूज मोशन था। मतलब क्या हुआ था कि ये प्लान प्रोग्राम पता कब बना है? ये प्लान प्रोग्राम बनने से पहले, मतलब जून में मेरे और मेरे भाई को कोविड हुआ है। मेरे तो बहुत सीरियस ही था और मुझे काफ़ी 20-25 दिन लगा रिकवर करने, बट होम क्वारंटाइन में ही था। उसके बाद जाने से ठीक जाने से 15 दिन पहले मेरे बेटे को कोविड हुआ, और जब बेटे को कोविड हुआ मुझे वापस उनको देखना पड़ा। हालांकि मैं डबल वैक्सीनेटेड हूँ, बट स्टिल मुझे कोविड हुआ। उसके बाद बेटे को कोविड हुआ। बेटे को कोविड होने के बाद फिर जब बेटे को देखभाल कर रहा था तो साइलेंटली मुझे भी शायद कोविड हो गया। मुझे ये पता नहीं कि कहाँ से कोविड आया, बट मुझे कोविड आया था। और मैं जो उस दौरान कोविड हुआ था उसमें आपका लूज़ मोशन वगैरह होते हैं, बट भगवान का ये देखो कि लूज़ मोशन भी जो मेरे हुए थे ना, वो दिन में एक ही बार होता था लूज़ मोशन। तो ये भी समझो कि मैं कच्चा केला होता है ना, कच्चा केला खा के मैं मैक्सिको आया हूँ। तो जिस दिन मैं वहाँ से निकला हूँ तो उस दिन भी मुझे बहुत लूज मोशन था। आने से 10-15 मिनट पहले तो, मतलब घर से निकलने से पहले मैं लूज मोशन ही करके आया। तो मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि एम आई डूइंग दिस रॉन्ग, एम आई डूइंग दिस करेक्ट। बट देखो, आई वॉज रेडी टू कैंसिल। मैंने बोला ना कि मैं नेचर को रेस्पेक्ट करता हूँ। तो ये मेरे दिमाग में हमेशा था कि कुछ होता है ना, हमें रिस्क नहीं लेना है, किसी के साथ रिस्क नहीं लेना है, ना अपने के साथ, ना वाइफ के साथ, ना, क्योंकि मेरे साथ 6 साल का बच्चे भी ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके साथ भी, उनको भी देखना होता है। तो मुझे तो ये था कि रिस्क तो नहीं लेना था। बहुत बारी मैंने प्लान ड्रॉप किया, बहुत बारी हमने कैंसिल किया। हमने फिर ऐसा इंश्योरेंस भी बनाया था कि अगर मुझे कोविड होता है तो कोविड होने से मैं अपना टिकट्स, क्योंकि नॉन रिफंडेबल होता है, जब आप चिप टिकट्स खरीदते हो तो आपको वो नॉन रिफंडेबल होता है। तो मैंने ऐसा इंश्योरेंस भी लिया था कि अगर मुझे कोविड हो जाता है और कुछ भी होता है तो उसका भी इंश्योरेंस से हमें पैसा मिलता है। तो मेरे पास वो भी ऑप्शन था। बट मैंने एक चीज़ ध्यान दिया कि देखो, हमें ये सब कुछ वाला, जैसे बेटे को कोविड हुआ था 19, उसका मतलब जो लेवल था ना, क्या बोलते हैं उसको, भूल गया, बट जो लेवल डिटेक्ट करता है ना कि कितने वायरस का लेवल है, वो उनका 19 था, मेरा 15 था जब मुझे बहुत ज़्यादा ये हुआ था। और 19 इज़ लाइक टू मच बच्चे के लिए। तो मेरे बेटे का कोविड 3 दिन में सही हो गया। 3 दिन में ही वॉज फिट एंड फाइन। एंड फिर जब मुझे अगला बार कोविड हुआ है तो मैंने टेस्ट ही नहीं कराया। वैसे डर जाते हैं तो मैंने टेस्ट नहीं कराया। बट डॉक्टर ने बोला कि आपको कोविड ही है, जो सिम्टम आपका ये है। बट ये भी देखो कि मुझे लूज मोशन दिन में एक ही बार होता था, मतलब दिन में 10 बार नहीं। जाने से पहले 10 तारीख का मेरा टिकट था, तो मेरे को 7 तारीख से ही लूज मोशन होने लगा। लेकिन लूज मोशन ऐसा नहीं था कि दिन में 10 बार जाओ, 15 बार जाओ, 20 बार जाओ,
और कोई मतलब फिजिकली भी मुझे कोई फैटिक वगैरह नहीं आया था, बस लूज मोशन था। और वही है, मैंने बोला कि चलो ठीक है, अगर भगवान का मर्जी होता तो आप बेटे का कोविड को थोड़ा और लंबा खींच लेता, ऐसा नहीं हुआ। अगर भगवान का मुझे जाने का अगर रोकना ही था तो फिर तो मैं बहुत सारा मतलब इन सब चीज़ों में बिलीव करता हूँ कि डेस्टिनी में बिलीव करता हूँ। तो वैसा भी जैसा भी है ये सब कर पड़ा के मोटा मोटा ये है कि हम सही जैसे हम घर से निकले, घर से निकलने के बाद हमारा सही हो गया, हमारा सब कुछ कोविड सही हो गया, अभी फर्स्ट क्लास है। और इस समय हम मेरिडा में है, मेरे हाथ में गोप्रो है, बोलना ज़रूरी नहीं था बट स्टिल एंड होपफुली ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। क्योंकि देखो मैं आपको ये एक चीज़ और बताऊँ, वीडियो लंबी हो जा रही है बट स्टिल इसी में इसको बताते ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भी होगा कि यहाँ पे बेबी बॉन्ड करने का कॉस्ट क्या है, डिलीवरी का कॉस्ट क्या है। अब मैं बताऊँ, A1 हॉस्पिटल में, मैं यहाँ पे स्क्रीन ग्रैब में आपको दे दिया हूँ, देखो A1 हॉस्पिटल में, यहाँ के जो सबसे नंबर 1 प्राइवेट हॉस्पिटल है, मुझे चार्ज जो लग रहा है ना नॉर्मल डिलीवरी के लिए 1 लाख रुपए, मतलब 90,000 के आसपास, 90,000 इंडियन करेंसी में। और अगर सीजरिन हो तो 1,20,000 रुपये। ये मैं दिल्ली का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ का बात कर रहा हूँ। और अगर हम दिल्ली का बात करें, दिल्ली में आपका अगर अच्छे हॉस्पिटल में, ऐसा हॉस्पिटल में जाओगे आपका 2.5-3 लाख रुपए का पैकेज है। मैंने पिछले जब मेरा जो जिष्णु जब पैदा हुआ था, जो मेरा पहला बच्चा है, तो उस दौरान मैंने 2 लाख रुपए दिया था नॉर्मल डिलीवरी का, सब कुछ मिला जुला के। तो कॉस्ट वाइज भी सस्ता है, ठीक है। वही है। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, फ़िलहाल तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। एंड अगर वीडियो सही लगा हो, सही तो लगेंगे ज़रूर, क्योंकि इन्फॉर्म पता नहीं कैसे बोल पा रहा हूँ, क्योंकि नया चैनल है, हर चीज़ है। बट समझ लो कि जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ या फिर जो तरीका आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इस तरीके से फ़ायदा क्या है। देखो, नॉर्मली अगर आप मतलब इन्वेस्टमेंट करते हो, कुछ करते हो, आपके फैमिली के लिए में मिलेगा। बट इसमें क्या है ना, बच्चा यहाँ बॉर्न हो गया, ठीक है, बच्चे का पासपोर्ट यूज़ करके हम अपना पीआर लेंगे। अपना पीआर से अगर हम यहाँ पे मैक्सिको में 2 साल रहा तो हम भी सिटीज़न बन जाएंगे, ठीक है। और अपने पीआर मतलब माँ और बाप का, मेरे और मेरे वाइफ का पीआर और बच्चे का पासपोर्ट, ये सारे हमें बेबी बॉर्न होने के 15 से लेकर 20 दिन के अंदर सारे मिल जाएंगे। इसके बाद एक पीआर होल्डर अपने फैमिली में अपने माँ बाप और अपने भाई और बहन को भी पीआर बना सकता है। समझ लो कि मैं और मेरे वाइफ दोनों पीआर हो गया। मेरे घर में मेरे 3 भाई हैं, ठीक है, और मेरे मम्मी हैं, तो मैं अपने मम्मी को भी पीआर दे सकता हूँ इंस्टेंट, तुरंत। और मैं अपने तीनों भाई को ही पीआर दे सकता हूँ, ठीक है। और मेरी वाइफ भी अपने मम्मी पापा को पीआर बना सकती है, और वो भी अपने भाई बहन को पीआर बना सकती है, ठीक है। अब मेरे भाई जब पीआर बनेंगे, मेरे भाई के बेटे भी पीआर बन जाएंगे, ठीक है। और मतलब समझ लो कि अनकाउंटेबल है, मतलब जितने बड़ी फैमिली हो, आप 20, 25, 30 लोग पीआर बन सकते हैं एक आदमी के खर्चे के ऊपर। मतलब हमने जो ये खर्चा उठाया यहाँ पे आके, इसी के ऊपर आपके फैमिली के 20-30 लोगों को पीआर मिल सकता है। सो ये बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत ही लीगल, आसान, सस्ता तरीका है किसी दूसरे देश का सिटीजनशिप लेने का। और उसके अलावा और एक बेनिफिट ये है कि जिस देश का मैं सिटीजनशिप ले रहा हूँ, ये डुअल सिटीजनशिप ऑफर करता है। मतलब एट ऑल टाइम मेरे पास इंडिया का सिटीजनशिप भी रहेगा और मैक्सिको का सिटीजनशिप भी रहेगा। सो मेरे पास 2 सिटीजनशिप रहेगा। सो ये एक एडेड बेनिफिट है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। एंड जैसे कि यहाँ पे बोलता है कि ग्रासियस,
ग्रासियस का मतलब है थैंक यू। सो ग्रासियस फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस सीरीज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे और भी बताएंगे। मैक्सिको में अगर आपको सिटीजनशिप वगैरह के लिए इंटरेस्टेड ना भी हो, लेकिन अगर एज ए इंडियन मैक्सिको आपको आना है, मैक्सिको में खाने का क्या खर्चा है, मतलब नॉर्मल रेस्टोरेंट में क्या क्या होता है, सुपरमार्केट में क्या क्या, ये सारे चीज़ें हम बताएंगे। सारी चीज़ें आगे एपिसोड में फॉलो करेंगे। तो और जिन लोगों को सिटीजनशिप के लिए अगर मन में ज़रा सा भी आपको ये है ना कि आपको दूसरे देश में सेटल होना है, भाई साहब इससे ज़्यादा सस्ता और आसान तरीका कहीं नहीं है। आप खुद भी नॉलेज लीजिए और दूसरे को भी वीडियो शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठाएं। सो विद दिस आई विल से शुक्रिया एंड आई विल साइन ऑफ। पता नहीं यार, मतलब वो डायलॉग नहीं बना, नहीं नया चैनल है ना, डायलॉग बनाएंगे, डायलॉग बना के फिर बोलेंगे। बट फ़िलहाल तो मैं यहीं से साइन ऑफ करता हूँ। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा और ज़रूर पसंद आएगा। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, पैसा कमाने के लिए नहीं, बट सब्सक्रिप्शन में क्या होगा ना कि ये शेयर और सब्सक्राइब से क्या होगा कि ये वीडियो का रीच है ना बहुत ज़्यादा होगा, बहुत सारे लोगों तक पहुंचेंगे। तभी तो मैं इतना कस कर रहा हूँ। देखो मैं 3 वीडियो बना रहा हूँ एक ही कंटेंट के ऊपर, मल्टी लैंग्वेज में, ताकि सबको इन्फॉर्मेशन हो। अगर दुनिया के देखो यहाँ पे है ना बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है, अगर बाकी दुनिया के 2 लोग कर सकते हम क्यों नहीं कर रहे हैं? हम इंडियंस पीछे क्यों रहे हैं? सो इसी के साथ ग्रासियस।